नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार के तमाम मंत्री और बड़ी संख्या में साधु संत काशी में मौजूद हैं। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे काशी पहुंचकर अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह काल भैरव मंदिर में पूजा की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार लगातार कई उद्घाटन कर रही है और इसे लेकर उसकी सपा के साथ तकरार भी हो रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के तमाम महकमों ने बीते कई दिनों से पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री 13 व 14 दिसंबर को काशी में ही रहेंगे। इससे समझा जा सकता है कि उनका ये दौरा कितना अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार ने पास किया था। इससे पहले भी अखिलेश ने योगी सरकार द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उनकी सरकार ने किया था। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए सपा सरकार में करोड़ों रुपए आवंटित किए गए। कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ और मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि पैदल जीवी बताएं कि सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका गया और मेट्रो का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को रिझाने की हरदल में चल रही कवायद के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की खलीलाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए विधायक विनय शंकर तिवारी सहित अन्य नेता रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। विनय शंकर तिवारी के साथ ही उनके भाई संत कबीर नगर से पूर्व सांसद कुशल तिवारी और उनके करीबी रिश्तेदार एवं विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने सपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विनय और कुशल तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर नेता रहे हरिशंकर तिवारी के पुत्र तथा गणेश शंकर के भांजे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की एक राष्ट्रीय महासचिव की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज की शिकायत पर दर्ज हुई है। महिला बीजेपी नेता का कहना है कि राउत ने बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, राउत पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद राउत पर आईपीसी की धारा 509 और 500 यानी मानहानि के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। राउत ने कहा कि मैंने क्या कहा उन्हें समझ में नहीं आया। मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका मतलब है मूर्ख, बुद्धू। ये इस देश के सभी शब्दकोशों में उसका अर्थ दिया है, जो डिक्शनरी मान्यता प्राप्त है, सभी साहित्य संस्थानों से भी है और सरकार से भी। बड़े बड़े पंडित देते हैं, उसने भी उस पर अपना मत व्यक्त किया है। फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है, मुझे पूछे बगैर। राउत ने कहा कि ये दबाव बनाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने महिला नेताओं के खिलाफ अधिक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके खिलाफ ऐसी एफआईआर के बारे में नहीं सुना है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शायद हाईकमान की ओर से दी गई हिदायतों को भी नहीं मानना चाहते। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को दिल्ली बुलाया था और चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया था। लेकिन सिद्धू ने रविवार को फिर से कुछ ऐसा कहा है जो हाईकमान को नाराज कर सकता है। सिद्धू ने कार्यक्रम में कहा कि सिस्टम में अच्छे इंसान को शोपीस बनाकर रख दिया जाता है, उसे केवल चुनाव जीतने के लिए प्यादा बनाया जाता है और चुनाव प्रचार के बाद शोपीस बना दिया जाता है। मैं शोपीस बनकर नहीं रहूंगा और ना ही सत्ता में आने के लिए झूठ बोलूंगा। दलितों, पिछड़ों, वंचितों और समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की राजनीति करने का दावा करने वाले जनता दल यूनाइटेड की सरकार वाले बिहार में दलितों की क्या स्थिति है, इसका एक ताज़ा उदाहरण सामने आया। राज्य के औरंगाबाद जिले में दबंग जाति के एक उम्मीदवार को मुखिया चुनाव में वोट नहीं देने की वजह से 2 दलितों को कथित तौर पर कान पकड़कर उठक बैठक करने को मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें थूक चाटने को मजबूर किया गया। इस मामले में अभियुक्त बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके एक वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक कराया जा रहा है। वीडियो में उन्हें गालियां दी जा रही हैं और उनकी पिटाई की जा रही है। इसके अलावा उन्हें बैठकर जमीन पर फेंके गए थूक को चाटने के लिए भी मजबूर करते हुए देखा जा सकता है।
स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी के लगातार शो रद्द करवाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इन दोनों कॉमेडियन को भोपाल में शो करने का न्योता दिया है। दिग्विजय सिंह ने बीबीसी को दिए कुणाल कामरा के एक इंटरव्यू को ट्वीट कर उस पर प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं कुणाल, तुम्हारे और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करता हूं। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। शर्त एक होगी, कॉमेडी का सब्जेक्ट केवल दिग्विजय सिंह होगा। इसमें तो संघियों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आओ, डरो मत, अपनी सुविधानुसार तारीख व समय दो, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। बता दें, बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कामरा बता रहे हैं कि कैसे हिंदूवादी संगठनों से मिल रही धमकियों के कारण बेंगलुरु प्रशासन ने उन्हें शो करने की इजाजत नहीं दी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कैराना में हुई एक महापंचायत में लोगों को आगाह किया कि वो कैराना से कथित पलायन के मामले पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बीजेपी के प्रयासों से प्रभावित न हो। टिकैत ने कहा कि कैराना पलायन सरकार का प्लान है, पलायन नहीं। इससे बहकावे में न आए। बता दें, इस महापंचायत का आयोजन 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों को धन्यवाद देने के लिए किया गया था। कृषि कानून और दूसरे मुद्दों पर अपनी ही पार्टी और केंद्र व राज्य सरकारों पर लगातार हमले बोलते रहने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी पार्टी और सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी के सांसद ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का मुद्दा उठाया। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की एक लिस्ट संसद को सौंपी है। उन्होंने इसके साथ ही ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत के किसान और उनकी सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। एमएसपी कानून का समय आ गया है। उन्होंने इसके आगे कहा कि मैंने प्रस्ताव तैयार किया और उसे संसद को सौंपा है। मुझे लगता है कि यह कानून एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। इस पर मैं किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं। कर्नाटक के कोलार में दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े लोगों ने ईसाइयों की धार्मिक किताबों में आग लगा दी। इनका आरोप था कि स्थानीय चर्च के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ईसाई समुदाय के लोगों को उनकी धार्मिक किताबें बांटे जाने को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। कर्नाटक में बीते 1 साल में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुआ ये 38वां हमला है। जब से राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक लाने की बात कही है, तब से इस तरह के हमले बढ़े हैं। ये वाकया बीते शुक्रवार को उस वक्त हुआ जब ईसाई समुदाय के लोग घर घर जाकर अपने धर्म से जुड़ी किताबें बांट रहे थे। इस दौरान उन्हें दक्षिणपंथी समूह से जुड़े लोगों ने रोका और किताब छीनकर इनमें आग लगा दी। इन लोगों का कहना था कि समुदाय के लोग ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और केरल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मामले रविवार को आए। इन राज्यों में ये पहले मामले हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी रविवार को ओमिक्रॉन के एक केस की पुष्टि हुई और इस तरह राज्य में अब तक कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही देश में अब कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के 38 केसों की पुष्टि हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में जिस 34 वर्षीय शख्स में ओमिक्रॉन के नए मामले की पुष्टि हुई है, वह आयरलैंड से आया है। यात्री आयरलैंड से मुंबई होते हुए विशाखापट्टनम पहुंचा था। शनिवार को किए गए आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर कैसा और कितना होगा, यह भले ही अब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन की एक तूफानी लहर आ रही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, ओमिक्रॉन की एक तूफानी लहर आ रही है। उन्होंने एक टेलीविजन पर संबोधन में कहा कि देश के चिकित्सा सलाहकारों ने इस नए वेरिएंट से संक्रमण में तेजी से वृद्धि के कारण कोरोना सतर्कता के स्तर को बढ़ाया है। उन्होंने इस नए वेरिएंट के फैलने को एक आपात स्थिति बताया, क्योंकि हर 2 से 3 दिनों में ओमिक्रॉन के मामले दोगुने हो जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक 1 महीने में वयस्कों को बूस्टर खुराक देने का लक्ष्य है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।